हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज वर्क पावर एनर्जी। राइट, इससे पहले अपन ने पढ़ा था सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसकी काफी सारी चीजें हैं जो इस वाले चैप्टर के अंदर काम आएगी। राइट, तो वर्क पावर एनर्जी, वर्क के बारे में हम सब जानते हैं, पावर के बारे में भी जानते हैं और एनर्जी के बारे में भी जानते हैं। हम 9th स्टैंडर्ड के अंदर इनके बारे में जो बेसिक डिस्कशन है, एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देन पावर जो है वो क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये सारी चीजें अपन समझते हैं। अब इनका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, हमारा जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसका जो एप्लीकेशन है इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो मैं बेसिक बातों से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को आज से अपन शॉर्ट में बुलाएंगे WPE, वर्क पावर एनर्जी। सो फर्स्ट लेक्चर, राइट। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या होता है, ठीक है, अपन सब जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। राइट, लेट्स से कि if any block is resting on the body, sorry, on the surface which has mass m, और इसके ऊपर में कोई फोर्स लगा रहा हो कुछ ऐसा F। ठीक है, ध्यान से देखो, एक वाला केस ऐसा आएगा कि मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं कुछ ऐसा, और एक ऐसा आएगा जब मैं फोर्स लगा रहा हूं सीधा ऐसा। ठीक है, इस तरीके से, मतलब ऐसा समझो, मैं एक रस्सी को बांध लेता हूं और रस्सी को खींच रहा हूं, और रस्सी को अब मुझे इसको आगे मूव करना है। बात ये है, मुझे इसको आगे मूव करना है, इसको डिस्प्लेस करना है आगे। तो एक बात तो पक्की बात है, इस वाले केस में तो ये आगे डिस्प्लेस ही नहीं होगा, क्योंकि भाई मैं तो स्ट्रिंग लेके ऐसे खड़ा हूं और मुझे उसको ऐसे मूव करना है, विच इज नॉट पॉसिबल। इस वाले केस की बात करो तो ब्लॉक सिंपल एक रेस्ट पर है और इधर से एक रस्सी से अपन खींच रहे हैं यार, विच इज पॉसिबल। ठीक है, ये आगे जा सकता है। इसकी बात करो तो इसके अंदर कोई फोर्स थीटा एंगल पे लग रहा है, तो ये कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट आएगा बच्चों F sin थीटा। और अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट की ध्यान से चर्चा करूं तो F sin थीटा की वजह से ये बिल्कुल आगे नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आगे जाएगा किसकी वजह से बच्चों, F cos थीटा की वजह से। ठीक है, तो ये जो वर्क हम आज तक ऐसा पढ़ते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसकी हम थोड़ी डेफिनेशन चेंज करते हैं। लेट्स से कि ये फोर्स लगाया मैंने और इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये ब्लॉक जो है इतना आगे आ गया। लेट्स से इसका एक छोटा सा ds जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेक्टर मैंने इसलिए दिखाया, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, ds जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जो अपना वर्क डन है वो अपन लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू, जो छोटा सा वर्क डन होगा इसको ds जितना मूव कराने में, राइट, लेट्स से इट इज dw, तो ये हो जाएगा F डॉट ds। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है बच्चों, दो जो अपनी वेक्टर क्वांटिटी है उनका एक स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और डॉट प्रोडक्ट से अपन को जो क्वांटिटी मिलती है, जैसे यहाँ पर मिली वर्क, तो डॉट प्रोडक्ट से इसको अपन स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए बोलते थे क्योंकि इसका जो मिलता था अपने को रिजल्टेंट वो स्केलर होता था, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो F इंटू ds किया मैंने, तो वर्क डन कैसी क्वांटिटी आ गई बच्चों, यहाँ से स्केलर क्वांटिटी है ना, अपन को पता होना चाहिए वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी भाई। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, F ds cos थीटा भाई, ऐसा लिख सकता हूं मैं, छोटा सा वर्क डन F ds cos थीटा, राइट। और इसका जो SI यूनिट है हम सब जानते हैं, इसका SI यूनिट क्या होता है बच्चों, SI यूनिट इज जूल, SI यूनिट होता है जूल, हम सब जानते हैं जूल। CGS यूनिट इसका क्या होता है, अर्ग, अर्ग। ठीक है, समझना है सबको। चलिए, वर्क डन इज इक्वल टू dw इक्वल टू F डॉट ds। अब अगर मैं इधर से ऐसा बात करूं कि अगर मुझे पूरा वर्क डन निकालना है, मतलब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन dw, that will be integration F dot ds, राइट। तो अपन को क्या आ जाएगा बच्चों, वर्क डन आ जाएगा, राइट। तो यहां से वर्क डन इज इक्वल टू आ गया F डॉट ds विच इज Ft cos थीटा, राइट, सिंपल। और ऐसा यूनिट इसका है जूल, तो इसको समझने के लिए लिख लो इसको। ठीक है, लेट्स से
अपने को जो फोर्स है वो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में दिया हो सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में दिया होगा, ठीक है। पहले तो ये नोट डाउन कर लो, फिर एक और बात बताता हूं, ठीक है, राइट। अब देखो, ऐसा समझो कि भाई कोई एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये ऐसे मैंने ऐसे कुछ थीटा एंगल है, ऐसे लटका रखी है और वो ऐसे ऐसे मूव कर रही है। तो ये जो बॉल है एम मास का, उसका डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है भाई, ऑब्वियस सी बात है। ये अगर ऐसे मूव करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। और इसके ऊपर भाई फोर्स कौन सा लग रहा है, इसके ऊपर भाई mg लग रहा है, ये लग रहा है, और यहां पर एक लग रहा है टेंशन। बाकी फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां लग रहा है टेंशन। तो मैं एक बात बोलूंगा कि व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन हियर। ठीक है, जैसे ये वाला केस था, जब ब्लॉक मैंने रखा हुआ था और फोर्स मैंने ऐसे लगाया था F, ठीक है, और उसको आगे डिस्प्लेस करना था, ठीक है। तो डिस्प्लेस अगर वो आगे हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच का एंगल बच्चों कितना हो गया, 90। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया तो इस फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा, 0। मतलब कि जब व्हेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, थीटा क्या होगा बच्चों, 90 होगा, और वर्क डन बाय दैट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 एंगल पे हो, जब भी ऐसा केस होगा तब क्या होगा भाई, वर्क डन बाय टेंशन, सॉरी, वर्क डन बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स विल बी 0। जो एंगल क्या होगा बच्चों, 90 होगा। अब देखो यहाँ इस वाले केस की मैं बात करूं तो टेंशन इधर लग रहा है एंड ds है इधर, और यहाँ पर भी इन दोनों के बीच का एंगल क्या है बच्चों, 90 ही है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय, व्हाट इज वर्क डन बाय टेंशन, क्या है बच्चों, 0 है। ठीक है, वर्क डन बाय टेंशन 0 है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भले उसकी वजह से वर्क डन 0 है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बात भी समझना है। अगर किसी भी फोर्स की वजह से, जैसे यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट नहीं था, राइट, लेकिन काफी बार अगर वर्क डन बाय एनी ऑफ फोर्स इज 0, ठीक है, ध्यान से समझना है स्टेटमेंट को, कि अगर मैं बोलूं कि किसी भी कोई पर्टिकुलर फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन 0 आ रहा है, मतलब उसका और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है, तो वर्क डन उस फोर्स की वजह से 0 आ जाएगा। उसका ये मतलब नहीं है कि उस फोर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बात भी समझनी जरूरी है कि अगर अपन को उस पर्टिकुलर फोर्स का वर्क डन 0 दिया है उसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बात नहीं है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल अगर तुम्हें सिखाऊं तो अपन को पता है कि एक अर्थ है, सन है, और उसके आसपास अर्थ घूमती है, ठीक है, गोल गोल, अपन को पता है, वैसे इलिप्टिकल पाथ होता है बट लेट्स से गोल गोल घूम रही है। तो एक यहाँ पर एक सेंटर की साइड एक फोर्स लगता है, कौन सा भी, ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें पता है, ठीक है। एक दूसरे की साइड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मास की वजह से। ये अपन न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ था उनके भी उसमें पढ़े थे अपन, ठीक है, कि दो मास है और कुछ डिस्टेंस पे है तो उनके बीच में फोर्स लगता है F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाय r स्क्वायर, इतना फोर्स लगता है उन दोनों के बीच में, राइट, ये बात समझनी है। चलिए, उन दोनों के बीच में अगर उतना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एट्रैक्टिव फोर्स होगा दो मास के बीच में, हमेशा एट्रैक्टिव होता है, तो इधर लग रहा है, और अगर अर्थ घूम रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो बच्चों इस डायरेक्शन में है, देखो, क्योंकि अर्थ ऐसे थोड़ी जा रही है, अर्थ तो ऐसे जा रही है ना इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया उसका इस डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर इधर है तो Fg इधर है, तो मैं अगर बोलू वर्क डन बाय Fg, वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन 0 होगा क्योंकि एंगल बिटवीन Fg एंड ds कितना है, यहाँ पर 90 है। तो वर्क डन बाय Fg 0, तो उसका ये थोड़ी मतलब है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी अपनी जो ये सोलर सिस्टम है वो टिक पा रही है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ओनली, ठीक है। सो भले इसका वर्क डन 0 है, ये फोर्स कोई वर्क डन नहीं करता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है। तो वर्क डन बाय फोर्स इज 0, दैट डजंट मीन दैट फोर्स डोंट हैव एनी इंपॉर्टेंस, ये बात भी याद रखना,
राइट। तो बेसिक अपन को एक बात पता चली वर्क डन के बारे में आज नहीं, आज तक तो अपन एक चीज पढ़ते थे कि जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आज थोड़ी और बात पता चली कि वो रियलिटी में होता है एफ डॉट ds, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू उन दोनों के बीच का एंगल विच इज cos थीटा, मतलब डॉट प्रोडक्ट अपन ने पढ़ रखा है तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यूज होगा बच्चों, राइट। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक अगर सवाल करूं मैं, तो पहली बात लेट्स से कि अगर अपन को कोई भी फोर्स दिया होगा, ठीक है, कोई भी फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में दिया है, वेक्टर के टर्म में दिया, मतलब लेट्स से कुछ ऐसा दिया है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, यहां पर कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, ठीक है। और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बोलूं, ठीक है, जो ds है उसको हम ऐसे लिखेंगे dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अब देखो इसका कैसे यूज करना है, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। ये है f और ये है ds। अब हमें क्या करना है, देखो मुझे वर्क डन निकालना है विच इज इक्वल टू एफ डॉट ds का इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर सिंपल ds वेक्टर दिया है तो सीधा एफ डॉट ds कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, तब कैसे करना है, तो लिखते हैं पहले तो इधर आएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तुम्हें ऐसा दिया होगा कि कोई फोर्स ये लग रहा है पार्टिकल पे, और कोई पार्टिकल है वो x1 y1 z1 से x2 y2 z2 पे मूव कर रहा है, ऐसा, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट था, वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे था वो, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना ऑब्जेक्ट था और वो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई दूसरे पॉइंट पे आ गया, ये बात अपने को समझनी है। ये फोर्स था और कोई दूसरे पॉइंट पे चला गया इस वाले फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर, ठीक है। तो मुझे बोलना है कि भाई कितना वर्क डन होगा, तो ये आ गया डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। देखो अब लिमिट कैसे रखनी है, यहां पर किसकी लिमिट रखेंगे अपन x1 y1 एंड z1, और यहां पर रखेंगे x2 y2 एंड z2। इस पॉइंट से इस पॉइंट का वर्क डन निकालना है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अपन को पता है जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर i वाले i के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, j वाले j के साथ मल्टीप्लाई होते हैं एंड k वाले k के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स dx प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, कुछ ऐसा आ गया। और ये x1 y1 z1 से लेके x2 y2 z2। डोंट वरी, अब इसका मैं एक सवाल भी करा दूंगा, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को तुम्हें अलग अलग ले जाना है, अलग अलग ले जाना है और लिमिट पुट करनी है। अब देखो इसको अलग अलग कैसे ले जाऊंगा, उसको x में अलग लिख लो, y में अलग लिख लो और z में अलग लिख लो। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। x में अलग कर लिया तो इसको मैंने एफ एक्स डी एक्स प्लस y में अलग कर दिया, एफ वाई डी वाई में कर सकता हूँ, इसके इंटीग्रेशन को तीनों में अलग अलग लिख सकता हूँ। और प्लस आ गया है एफ जेड डी जेड। लिमिट क्या रखनी है, दिस इज dx, तो यहां पर आएगी बच्चों x की लिमिट, यहां पर x की लिमिट आएगी मतलब x1 से x2, दिस इज y1 से y2, दिस इज z1 से z2, राइट। तो इस तरीके से तुम्हें तीनों का फिर इंटीग्रेशन करके तुम्हें वर्क डन निकालना पड़ेगा। सीधा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हें जब इस पॉइंट्स की तरह दिया होगा कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक पार्टिकल कोई फोर्स के इन्फ्लुएंस में जा रहा है तो उसके ऊपर कितना वर्क डन होगा, राइट। तो इसी पे बेस्ड एक सवाल कराता हूं, देखो
लेट्स से कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, है ना, कोई भी रैंडम फोर्स मैंने ले लिया है, ठीक है। और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। लेट्स से ये पॉइंट है 2 1 3 और ये कोई पॉइंट है 4 5 7। तो मुझे 2 1 3 से 4 5 7 पार्टिकल को ले जाना है। अगर मैं पार्टिकल को मूव कर रहा हूं तो उसका मतलब मैं कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, उसका डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ किया है। तो अब इस सवाल को करने के दो तरीके हुए, ठीक है। पहले तो ये सीधा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो। इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? 4i कैप, देखो, ठीक है। इसका लेट से ओरिजिन से r1 होगा और इसका कुछ r2 होगा। तो r1 की वैल्यू क्या आएगी भाई? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ये बात हम सारी जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट दिया है तो वहां से उसका वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है। तो इसका पोजीशन वेक्टर ये आ गया। उसी तरीके से इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा भाई? r2 4 5 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, और ये आ जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज r2 माइनस r, राइट। ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां से मैंने r2 माइनस r1 निकाल लिया भाई। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेट्स से दिस इज dr, है ना, dr बोल दो इसको, dr या r बोल दो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया भाई? 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो ये कितना आएगा? 4i वाला i के साथ ही माइनस होगा, j वाला j के साथ ही और k वाला k के साथ ही। तो 4i कैप माइनस 2i कैप इज 2i कैप, देन 5i कैप माइनस j कैप इज प्लस 4j कैप, 7 माइनस 3 इज प्लस 4k कैप। तो ये अपना आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और अपने पास ऑलरेडी अपना फोर्स का वेक्टर है, तो वहां से जो वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट, ये वाला कितना आया? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। सिंपल, बहुत ही आसान, ठीक है भाई। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो i वाला i के साथ 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 6 इंटू 4 24। तो ये तो आ गया 4 और ये आ जाएगा 40। तो कितना आ गया बच्चों? 44 जूल। 44 जूल जितना वर्क होगा उस फोर्स को यहां से, उस फोर्स से एक पार्टिकल को यहां से यहां ले जाने को। एक तो एक तरीका हो गया उसका, दोनों पॉइंट है, उसकी पोजीशन पता है तो उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, राइट। और पोजीशन वेक्टर आ गया अपने पास तो f डॉट ds कर दिया सीधा ही, ठीक है। तो एक तो तरीका इसका ये है। सेकेंड मेथड इसका जो मैंने अभी इंटीग्रेशन वाला बताया था वो, ठीक है। दोनों ही काम आएंगे, जगह जगह पे काम आएंगे, वो तुम्हें डिपेंड करता है कि किस तरीके से, कहां से काम आएंगे, कैसे काम आएंगे, ठीक है भाई। तो अपना ये पॉइंट क्या था भाई? 2 1 3 था और ये क्या था? 4 5 7, शायद यही था, ठीक है। लेट्स से f इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप है और मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है। तो मैंने जो बोला था अभी, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन f डॉट ds। फोर्स को अपने टर्म में लिखो, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और ds को कितने कैसे लिखना है? dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। हमेशा उसको ऐसे ही लिखना है, जब भी तुम लोग ये वाली मेथड यूज करते हो तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और x वाले को x के साथ, y वालों को y के साथ, z वालों को z के साथ, क्योंकि ये सिर्फ इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, राइट। और कहां से कहां जा रहे हैं भाई? 2 1 3 से लेके 4 5 7 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया भाई? 2 1 3 से लेके 4 5 7 तक, एंड दिस विल बी 2 इंटू dx प्लस 4 इंटू dy प्लस 6 इंटू dz। इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखो अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 4 इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन 6 इंटू डी जेड, राइट। तो ये 2 से 4, x की लिमिट रखनी है dx वाले की जगह। देखो x1 से x2, 2 से 4, y1 से y2, 1 से 5, z1 से z2, 3 से 7, बस खत्म। बस इसको सॉल्व करना है तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो 2, 4 और 6 ये सारी चीज तो कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन dx हो जाएगा x, तो ये सिंपल हो जाएगा 2 बाहर और अंदर x और उसकी लिमिट 2 से 4, इसके अंदर 4 बाहर, इंटीग्रेशन dy हो जाएगा y, लिमिट 1 से 5 और यहाँ पर 6 बाहर, अंदर z और z की लिमिट 3 से 7। तो ये हो गया 2, 4 माइनस 2 प्लस 4, 5 माइनस 1 प्लस 6, 7 माइनस 3। तो देखो कितना आ गया, 4 इंटू 2 2 और ये आ गया 4, 2 इंटू 2 4, अच्छे से लिख लो, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4, राइट। सो दिस इज 4 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 6 इंटू 4 24, तो 24, 16, 40 एंड 4 आ गया 44 जूल में। क्या भाई दोनों से एक जैसा ही आंसर आएगा, तुम लोग कोई भी मेथड यूज करो, या तो आपको इंटीग्रेशन की मेथड सही लगती है एक पॉइंट वाली तो भी कर सकते हो, या तो सीधा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल के f डॉट ds कर दो, वैसे भी चल सकता है। ये वाली मेथड जो है आगे काम आएगी इसलिए मैंने अभी बताई है, ठीक है। बट इस मेथड से भी आप कर सकते हो सवाल सॉल्व। तो फटाफट इसको नोट कर लो भाई सब लोग। चलिए अब इसी सवाल में थोड़ा काइनेमेटिक्स ऐड करते हैं, ठीक है। देखो काफी बार तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया होगा ना, तब तुम्हें ये वाली मेथड काम में आएगी। फॉर एग्जांपल लेट से तुम्हें ऐसा दिया है कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसके ऊपर इधर इसकी साइड, इस साइड फोर्स लग रहा है, इस ए इनिशियली रेस्ट पर है ऐसा समझो, ठीक है, और इस साइड कोई फोर्स लग रहा है, कुछ भी फोर्स लग रहा है 2x प्लस 5 ऐसा, 2x प्लस 5, मतलब x के साथ फोर्स बढ़ता जा रहा है, फोर्स इज वेरिएबल, मतलब कि जैसे जैसे आगे x बढ़ेगा, लेट से दिस इज x इक्वल टू 0 है और उससे 10 मीटर दूर एक यहाँ पर वॉल है ना, ऐसा समझो वॉल है, तो x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इक्वल टू 10 है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा मतलब x की वैल्यू बढ़ेगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, अलग अलग जगह होगी x की, तब वहां पे अपन को एक बात समझनी है, वहां पे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स इज वेरिएबल हियर, ये बात समझो, ठीक है भाई, फोर्स की वैल्यू वेरिएबल है। तो भाई देखो कैसे कर पाएंगे अपन, यहां से यहां पहुंचाने में वर्क डन निकालना है, वर्क डन, फाइंड वर्क डन रिक्वायर्ड। कौन सा वर्क डन चाहिए भाई, इस ब्लॉक को यहां से यहां पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले तो सब लोग इसको ट्राई करो, यहां पर सिर्फ x डायरेक्शन में ही फोर्स है 2x प्लस 5 विच इज वेरिएबल फोर्स, राइट। चलिए आई होप कि ट्राई किया होगा। तो f डॉट ds अपन जानते हैं ये सिर्फ x डायरेक्शन का ही है, तो लफड़ा है ही नहीं, तो सीधा इसको लिख लो 2x प्लस 5 और ds की जगह क्या लिख लोगे बच्चों, dx, राइट। देखो ऐसा भी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो 2x प्लस 5 जो है ये तो x डायरेक्शन में है, तो इसको मैं सिर्फ i कैप लिख सकता हूं, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 2x प्लस 5 i कैप डॉट ds। अब ds तो dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप होता है भाई, एंड ये वाली चीज तो यहां पर है ही नहीं, तो भाई किससे मल्टीप्लाई होगी, डॉट प्रोडक्ट और है, तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 dx, और लिमिट सिर्फ किसकी आएगी, सिर्फ और सिर्फ x की, क्योंकि यहाँ पर x ही है। तो यहां से यहां जब वो पहुंच रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है भाई, 0 से 10, ठीक है। तो अपने पास आ गया इंटीग्रेशन 0 से 10 2x प्लस 5
dx कुछ ऐसा आ गया, बस इसको सॉल्व करना है भाई, सॉल्व करोगे तो अपन को वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों के अंदर तुम्हें ये वाली मेथड काम में आएगी। ठीक है, जब दिमाग नहीं चलेगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट फैक्टर नहीं दिया है तो किस तरीके से करें, तो वे ऐसे करना है। चलिए, तो ये क्या आ गया भाई, इंटीग्रेशन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x²/2, 2 तो कांस्टेंट है, और ये 0 से 10 प्लस इसका हो जाएगा 5x, ये भी 0 से 10, 5 का 5x, 2x का 2x²/2, तो 2 भी कैंसिल। ठीक है, तो पहले 10 रखूंगा तो दिस इज 10² माइनस 0², कोई मतलब नहीं है लिखने का, फिर भी लिख लेते हैं, प्लस 5 10 माइनस 5 0, राइट। तो ये आ गया 100 प्लस 50, तो कितना आंसर आ गया बच्चों 150 जूल। कि उसको यहां से यहां पहुंचाने में ये जो x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 2x + 5, ठीक है, उसकी वजह से कितना होगा वर्क डन 150 जूल। ठीक है, आई होप कि समझ में आया। फाइंड आउट द वर्क डन रिक्वायर्ड, इस तरीके से। ठीक है, जब भी तुम्हें इस तरीके का कंपोनेंट दिया हुआ है और x डायरेक्शन का या तो y डायरेक्शन का या z डायरेक्शन का, तब तुम लोग ये वाली मेथड इंटीग्रेशन की यूज कर सकते हो। ठीक है, एक और बात मेरे को बतानी है कि ये जो वर्क डन जो है, ठीक है, वर्क डन जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करेगा। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम, ये वाली बात आप कहीं पे भी नोट करके लिख सकते हो, एक स्पेशल नोट। कौन सी नोट है भाई, कि भाई वर्क डन अपना जो है वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस फ्रेम, अपॉन रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम की डिस्कशन अपन ने काइनेमेटिक्स की शुरुआत के अंदर करी थी कि व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम, जहां से अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है और कोई भी पर्टिकुलर मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम, तो वर्क डन जो है वो रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से चेंज होगा, बिकॉज फोर्स जो है इंडिपेंडेंट फोर्स की बात करो तो वो तो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बट डिस्प्लेसमेंट जो है इट विल डिपेंड अपॉन द रेफरेंस फ्रेम, राइट। कि कोई बंदा अगर है, गाड़ी है, बस है, बस के अंदर 1 मीटर चल रहा है और बस भी आगे मूव कर रही है, तो बस वालों के लिए वो 1 मीटर चलेगा, लेकिन ग्राउंड वालों के लिए वो ज्यादा चलेगा, राइट। तो ग्राउंड वालों के लिए वर्क डन उसका ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो वर्क डन है इट विल डिपेंड अपॉन द रेफरेंस फ्रेम, और उसका रीजन क्या है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम। डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं बोल सकता हूं अपना वर्क डन भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है बच्चों, राइट। सो दैट्स इट फॉर आवर फर्स्ट लेक्चर। तो बेसिक अपन वर्क डन के बारे में सीखे, बाकी अपन अगले लेक्चर में देखते हैं भाई।